स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इकोनॉमी को 3 तरीके से डिफाइन किया गया, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो है उसका अपना एक नया तरीका अपनाया इकोनॉमी को डिफाइन करने का। उसमें उसने सबसे पहले किया डेवलप्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड इकोनॉमी हो गया, इसमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का काफ़ी हाई होता है और पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी हाई होता है। पर कैपिटा इनकम जो है 12,375 से अधिक होना चाहिए, यानी 12,376 हो सकता है। और उसी को वह विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी इसको डेवलप्ड कहेंगे। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह आता है। उसके बाद आता है विकासशील अर्थव्यवस्था, यानी कि जो भी लगातार प्रोग्रेस कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला कैटेगरी आता है एक उच्च, देखते हैं उच्च वाले में होगा क्या कि 3996 से लेकर $12,375, इसके बीच में उनका पर कैपिटा इनकम होगा। तो उच्च मध्यम वर्ग में हो गया। और 1026 से लेकर 3995 के बीच में हो गया, तो ये हो गया निम्न मध्यम वर्ग। और उसके बाद और 1025 से भी कम है तो उसको हम लोग अल्प विकसित कहते हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं। और इंडिया भी जो है वो एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। निम्न के लिए यहाँ पे 1026 से 3995, 3996 से 12,375, डेवलप 12,375 से ज़्यादा, 1025 से कम हो गया अंडर डेवलप। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन आदि अभी विकासशील में है। इंडिया का जो है विकासशील कहा गया क्योंकि जब इंडिया आज़ाद हुआ, प्रथम 5 ईयर प्लान था 3.7%, और लास्ट 8वां में 5.8 बढ़कर 5.8% हो चुका था। 1991 में जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से लगभग एवरेज जो रहा है रेट भारत का विकास का वो 7% रहा है। भारत में कृषि उत्पादन बढ़ा, जैसे कि बहुत सारे रिवॉल्यूशन में ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह। उसके साथ साथ और भी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा, जिस जो कि मानव कल्याण या फिर मतलब कि जनरली सर्विस सेक्टर से था। जैसे कि उस शुरुआत में तो सिर्फ इंडिया एक कृषि डिपेंडेंट देश था, लेकिन जैसे जैसे ऐसे भी विकसित देशों का परिभाषा होता है इकोनॉमी में कृषि क्षेत्र से कम होकर आय होता है और सेवा क्षेत्र से ज़्यादा। इंडिया में भी धीरे धीरे वही होते जा रहा है और सेवा क्षेत्र का भाग लगातार बढ़ते जा रहा है। और वैसे देश जहाँ पे बचत वगैरह होता है उसको विकसित देश कहते हैं। इंडिया भी उसी की तरफ बढ़ते जा रहा है। बचत एवं पूंजी निर्माण में काफ़ी अब सुधार हो चुका है पहले के मुकाबला। और स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सब भी बहुत ज़्यादा सुधर चुका है पहले के मुकाबले। कृषि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादकता ही बड़ी सुधरा है। यहाँ पे आप देखते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में भी इसरो वगैरह काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है। बहुत ज़्यादा मिसाइल वगैरह हम लोग धीरे धीरे खुद बनाना शुरू कर दिए हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी वो होगा जिनमें पोटेंशियल तो है डेवलप करने का, लेकिन वो ऐसा कुछ वहाँ पे हो नहीं रहा जिससे वो डेवलप हो पाए। प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे काफ़ी कम होगा, पूंजी का अभाव होगा। सबसे मेन पॉइंट है कि इसमें गरीबी और बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बहुत हाई रहता है ऐसे देशों में। और इनका जो विकास की रफ्तार बहुत ज़्यादा धीमा या फिर बहुत ना के बराबर होता है। ये संभावना तो बहुत होता है विकास का, लेकिन यहाँ पे भरपूर उसको यूटिलाइज ये लोग नहीं कर पाते हैं कि अपनी स्थिति को सुधारने की। भारत को योजना आयोग के द्वारा एक और विकसित देश कहा गया। यहाँ पर गरीबी बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है, इसके चलते भी कहा जा सकता है। लेकिन ऐसे देश में इंडिया में संभावना बहुत है क्योंकि इसे बहुत सारा प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन हम उसको लोग अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अभी हम लोग कोयला में तीसरे नंबर पे है, लेकिन उसको ज़मीन से निकालने का टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आयरन को कच्चा रूप में निकाल के हम लोग जर्मनी, जापान को बेचते हैं, वो लोग वही उसी का सामान बना के हम लोग को बेचता है। तो टेक्नोलॉजी को अच्छे से हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। उसके लिए जैसे कि आर्थिक विकसित होने के लिए क्या क्या कारण है उसको देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय बहुत, पर कैपिटा इनकम कम है। एग्रीकल्चर अभी भी सबसे मेन है। लैंड और प्रॉपर्टी का इनकम का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, जैसे बहुत कोई को बहुत ज़्यादा अमीर है तो कोई को बहुत ज़्यादा ही गरीब है। से मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई बहुत ज़्यादा ख़राब है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़िया है। गरीबी प्रॉपर्टी इम्प्रूवमेंट तो है ही। पूंजी निर्माण, जैसे कि हम लोग कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह इस पे काम नहीं कर पाते हैं तो बाहर हम लोग कुछ सामान नहीं तो कुछ नया डेवलप कर पाते हैं, जैसे दूसरे देशों को बेच पाएँ। जैसे कि हम लोग अभी हवाई जहाज़ अभी तक खरीदना पड़ता है, ये सब हम कुछ लोग जैसे बेचने लगेंगे कुछ कुछ तो पूंजी निर्माण होने लगेगा। प्राकृतिक संसाधन का भी हम लोग उतना उपयोग नहीं कर पाते हैं, रिसोर्सेज तो बहुत सारा है, मानव इन्वेस्टमेंट भी कम है, उसका कंजप्शन भी कम है, उतना बढ़िया भी इकोनॉमी भी हम लोग का उतना बढ़िया हालत में नहीं है। उसके बाद आता है इकोनॉमी को डिफाइन किया जाता है एक और रूप से क्लोज्ड एंड ओपन, यानी कि बंद और खुली अर्थव्यवस्था। जनरली एक तरीके से देखा जाए तो अब सब देश, कोई भी देश एक बंद अर्थव्यवस्था नहीं। जनरली लोग नॉर्थ कोरिया कहते हैं, लेकिन वो भी चाइना, पाकिस्तान ये सबसे करते रहता है व्यापार, लेकिन ऐसे व्यवहारिक रूप से आप उसको बंद कर सकते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था हुआ जहाँ पे जनरली देश के अंदर ही सब कुछ व्यापार होगा, बाहरी देशों से बिल्कुल कट ऑफ होगा। उसके बाद एक और भी कारण कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था का कि यहाँ के वहाँ के आप स्टॉक मार्केट में अगर
फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर पाते तो उसको भी हम लोग बंद बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ब्राज़ील जैसे एक बंद अर्थव्यवस्था है क्योंकि आप वहाँ के जनरली शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में फॉरेन के लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं, अभी करना अलाउड नहीं। खुली अर्थव्यवस्था और देश है जैसे पूरे पूरे मतलब कि देश से बहुत सारे देशों से व्यापार वगैरह करता है, उसको हम लोग खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें लोग निवेश इन्वेस्टर लोग या फिर लोग ये लोग जो है वो बाजार में, विश्व बाजार में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया को भी कहीं कहीं कहा गया है कि बंद अर्थव्यवस्था है। इसके दो कारण हैं। लेकिन इंडिया एक है खुली अर्थव्यवस्था, लेकिन दो कारण से इसको भी बंद किया गया कि इंडिया का जो करेंसी है उतना स्ट्रांग है नहीं, सिर्फ नेपाल और भूटान में इसका उपयोग होता है। इसके कारण इसको कहा गया। दूसरा कारण ये है कि जो इंडिया का जो डॉलर और रुपये का जो करेंसी एक्सचेंज रेट है उसको आरबीआई मैनेज करता है। जनरली बहुत जगह ये स्टॉक मतलब स्टॉक मार्केट जैसे कि सेबी को मैनेज करना चाहिए, जैसे बड़े बड़े कहते हैं, लेकिन आरबीआई मैनेज करता है। इसके कारण इसको भी एक बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। लेकिन भारत बंद अर्थव्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है। इसके कारण भी है, देखिए एक फॉरेन इन्वेस्टर को अलाउड है इन्वेस्ट करना। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयात है, हम तेल आयात कैसे कर सकते हैं? और बंद रहते तो हम लोग इम्पोर्ट कैसे करते हैं? 1991 में लिबरलाइजेशन हुआ जिसके कारण पूरी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खोल दिया। उसके पहले भले कहा भी जा सकता था, लेकिन उसके बाद तो नहीं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो है एक मेंबर है इंडिया, जिसमें उसमें व्यापार वगैरह के लिए भी इंडिया सपोर्ट करता है कि बहुत देशों के साथ एक आजकल एग्रीमेंट भी करते रहता है। और भारत अभी एक खुली अर्थव्यवस्था है, इसको बंद अर्थव्यवस्था करना बिल्कुल ही सही नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लॉस श्वाब के अनुसार आज ही भारत की छवि बंद अर्थव्यवस्था वाली है। उनके अनुसार भारत आज भी निवेश, रोजगार, शिक्षा प्रणाली, ढांचागत विकास के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। इकोनॉमी को एक और तरीके से डिफाइन किया गया। अभी तक एक हो गया देख लिया हम लोग, वो वाला हो गया सोशलिस्ट कैपिटलिस्ट वाला। उसके बाद डेवलप्ड वाला देख लिया जो वर्ल्ड बैंक किया है। उसके बाद एक अर्ध विकसित वाला देख लिए, इसको योजना आयोग किया। उसके बाद आ गया बंद और खुली वाला देख लिया। और एक और आता है इकोनॉमी के सेक्टर्स को डिफाइन कैसे। प्राइमरी सेक्टर वैसे जैसे कृषि क्षेत्र, जैसे कि जो प्रोड्यूसर टाइप का होता है, उत्पाद करता है वस्तु का, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन, वानिकी मतलब फसल पालन करना, कोई भी चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब बिल्कुल नेचुरल लेवल पे, तो उसको आप प्राइमरी सेक्टर में डाल सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र हेतु कच्चा माल का तैयार करता है वही, मतलब सेकेंडरी सेक्टर के लिए ये मतलब कि जो ज़रूरत होता है उसको प्रोड्यूस करता है कौन? प्राइमरी सेक्टर। जहाँ पे ये जनरली इंडस्ट्रियल चीज़ जो होता है उसको सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। जो प्राथमिक क्षेत्र उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के द्वारा उपयोग करता है उसे सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। इसको औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। इसमें निर्माण हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, गैस हो गया, जो वाटर डिस्ट्रीब्यूट किया था वो हो गया। इस द्वितीय जब तक सेकेंडरी सेक्टर विकास नहीं करेगा तब तक प्राइमरी सेक्टर विकास नहीं कर सकता। होता है टर्शियरी सेक्टर। इसमें सेवा को कहा जाता है, मतलब कि जो सर्विस सेक्टर होता है इसी को कहते हैं, जिससे वस्तुओं का नहीं, उनके उनके सेवा यानी कि उनकी सर्विस को काउंट किया जाता है। प्राथमिक यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, यानी दोनों लोगों को सबसे ज़्यादा अभी इंडिया में है वैसे ही टर्शियरी सेक्टर। इसमें से व्यापार, होटल और रेस्टोरेंट ये जो है सर्विस देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। लोक प्रशासन, प्रतिरक्षा, परिवहन, संचार, भंडारण, बैंकिंग हो गया, एलआईसी हो गया, रियल एस्टेट हो गया, डॉक्टर हो गया, टीचर हो गया, या आप किसी भी तरह का उससे अगर सेवा कर रहे हैं तो आप टर्शियरी सेक्टर में आ गए। और टर्शियरी सेक्टर दिन पर दिन इतना बड़ा हो गया ना कि मतलब कि सभी सब अच्छा से हम लोग टर्शियरी सेक्टर में हर चीज़ को नहीं रख पा रहे थे। इसके कारण क्या हुआ कि एक दो और सेक्टर का वहाँ पे आया, क्वाटरनरी चौथा और क्वीनरी पाँचवा। क्वाटरनरी वो हो गया जैसे कि कितना बहुत सारा न्यू चीज़ है, जैसे कि एक प्रबंधक मतलब कि जैसे हैकर वगैरह हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने वाले लोग हैं, ये सब जो है इनको आप इसमें नहीं रख सकते हैं ना। जनरली आप हाँ, जैसे कि एक होटल चला रहे हैं तो होटल एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, एक रेस्टोरेंट एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप जैसे कि परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह काम करता है, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक तरीका से टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया। एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन जितना भी चीज़ हो गया वो सब हो गया क्वाटरनरी में, जैसे कि हैकर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी ड्रिवन चीज़ों को इसमें रखा गया। लेकिन एक बाद उसके बाद एक क्वीनरी, इसको गोल्ड कलर कहा गया, गोल्ड कलर। इसमें और जो भी अपने सेक्टर में सबसे एकदम टॉप पे है उसको आप कह सकते हैं कि वो क्वीनरी सेक्टर में, जैसे कि पीएम।
देखिए यहाँ पे नेता होता जो हो गया वो टर्शियरी में हो गया, लेकिन उससे जो पीएम होगा एकदम टॉप पे होगा, तो वो क्वीनरी सेक्टर, जैसे कि अभी एलोन मस्क हो गया, वो क्वीनरी सेक्टर में आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही उच्च हाई लेवल पर टॉप है एकदम। या फिर आप देख लीजिए तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में फेसबुक जो बनाया मार्क जकरबर्ग हो गया, या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई ऐसे होगा जैसे आइंस्टाइन वगैरह हो गए, मतलब कि जो भी मतलब कि बिल्कुल ही अपने सेक्टर के टॉप पे है, उसको हम लोग क्वीनरी सेक्टर में रखते हैं। भारत एक कैसी अर्थव्यवस्था है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत एक विकासशील है, इसको ये कॉन्सेप्ट दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, कौन विकास है, विकासशील है। भारत में आय और धन का वितरण जो है काफ़ी ज़्यादा असमान है, गरीबी और आय का जो है बिल्कुल ये बहुत बुरा हाल है इंडिया में। भारत का प्रति व्यक्ति आय है अभी निम्न में है, प्रति व्यक्ति है। निम्नलिखित देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय जो है स्विट्जरलैंड का ही है। कृषि श्रम शक्ति कितना है, लगभग 52% के करीब है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या है गरीबी एवं बेकारी। भारत की अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है, कृषि की। अर्ध विकसित का पर्यायवाची शब्द है निर्धन। और अर्ध विकसित वाला जो कंसेप्ट दिया गया है वो योजना आयोग के दिए गए, क्यों दिए गए ऊपर पढ़ चुके हम लोग। अर्ध विकसित का मतलब होता है जनरली निर्धन टाइप की। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, इनमें सभी इसे पढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन, तीनों को मिलाकर एक अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। अर्थव्यवस्था के जो प्रमुख प्रकार मेनली जो है उसको 3 प्रकार में बांटा गया, इसे बहुत सारे वाले बांटा गया। सबसे स्टार्टिंग में जो बांटा गया कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड वाला। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति का निजी संस्था का अधिकार रहता है, पूंजीवादी में। कैपिटलिस्ट में रहता है। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, समाजी में सबसे ज़्यादा बल दिया जाएगा लोक कल्याण पे। मिक्स्ड का हो गया ए और बी, यानी कि निजी सेक्टर भी रहेगा और सार्वजनिक सेक्टर भी रहेगा। स्वतंत्रता प्राप्ति प्राप्ति के बाद इंडिया जो है वो सभी तीव्र आर्थिक विकास करना चाहता था, उत्पाद रोजगार बढ़ाना चाहता था, निर्धनता को दूर करना चाहता था, ये सभी उसका मेन मोटिव था। इसके चलते इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ा था। आर्थिक विकास माप के लिए सबसे मेन जो है सूचकांक है पर कैपिटा इनकम, उसी से आप डिफाइन कर सकते हैं आर्थिक विकास। निम्न में किसी देश में मिश्रित जो है भारत में, चाइना मिक्स नहीं है, अभी कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट है। निम्न में कौन सा देश विकसित, अच्छा विकसित में अमेरिका है, अभी तो ये सब नहीं है, इंडोनेशिया वाले सब विकासशील में अभी। अर्ध विकसित देशों की कार्यशाली जनसंख्या का अधिकांश, और जो अर्ध विकसित है ना उसमें मेन है यही है, अर्ध विकसित और विकसित में। अर्ध विकसित में हो जाएगा मेनली सब कोई प्राइमरी सेक्टर में रहेगा, उसमें जो होता है वो टर्शियरी में रहता है। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, कृषि है उसको प्राइमरी कहते हैं। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक सेवा होता है तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हो जाता है, लेकिन आर्थिक संरचना में आता है यातायात, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। पशुपालन तथा मत्स्य पालन किस पालन था, पशुपालन प्राथमिक, मत्स्य पालन नेचर, नेचर रिलेटेड हो गया, प्राइमरी हो गया। निम्न में कौन सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना शिक्षा में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और आवास, तीनों जो है सामाजिक संरचना में। किस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है, तो विकसित की $12,375 से अधिक होनी चाहिए, आप विकसित हो जाएंगे। और 1096 से लेके 3995 के बीच में आप हो जाएंगे, और वो हो जाएंगे आप क्या कहते हैं विकासशील, इसमें मध्यम वर्ग में आ जाएंगे। 1025 से कम आ गया आपका, और बहुत ही अंडर डेवलप में आ जाएंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बिहार को। सब्जी उत्पादन में चौथा स्थान है बिहार का। जीवन और भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, इनमें से सभी जैसे कि मोर्टेलिटी रेट, जीवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लिटरेसी, ये सब जो है भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जैसे पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना हुई 1983 में, विश्व पर्यावरण विकास आयोग का। बंद अर्थव्यवस्था तो निर्यात नहीं आयात। भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जाता है विकासशील में, अर्ध विकसित भी कहा जाता है, ज़्यादा सही होता है विकासशील। भारतीय अर्थव्यवस्था की व्यवस्था कृषि प्रधान है, उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी गई है, कृषि या उद्योग में से कृषि को दी गई है। प्रति व्यक्ति आय का भी कम है, बृहद बाजार है, बाजार का भी बड़ा नुकसान हो गया। निम्न कौन सा रक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है, प्राकृतिक संसाधन की कमी नहीं है, श्रम की न्यून का आंसर था हाँ, मतलब कि PhD वगैरह किए लोग अभी चपरासी के लिए फॉर्मूला करते हैं। पर कैपिटा इनकम काफ़ी कम है, पूंजी निर्माण काफ़ी मतलब कैपिटल नहीं होता है, बाहर से ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं हम लोग।
इसलिए प्राकृतिक संसाधन तो बहुत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, मतलब दोनों मिलकर काम करते हैं। इस वजह सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करे। बाजार अर्थव्यवस्था में कैपिटलिस्ट में नहीं हस्तक्षेप। बेरोजगारी के संबंधित मुद्दों का अध्ययन कहता है समष्टि स्तर पर। समष्टि मतलब हो गया मैक्रो लेवल पर, ये इसको आप मैक्रो लेवल पर कर समझ सकते हैं। और व्यष्टि मतलब हो गया माइक्रो लेवल पर। बेरोजगारी जो है वो मैक्रो लेवल पर काफ़ी समस्या है। देश की विधि में कौन सा आर्थिक तत्व है? तो आर्थिक तत्व नहीं है, आर्थिक तत्व नहीं है सामाजिक व्यवहार, प्राकृतिक संसाधन। तो आर्थिक मतलब कौन इकोनॉमी से रिलेटेड, प्राकृतिक संसाधन है, पूंजी संसाधन है, श्रम है। सामाजिक व्यवहार जो है वो इकोनॉमी से रिलेटेड नहीं है। केंद्रीय नीति से नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण? आर्थिक क्रिया पर केंद्रीय नियोजित में सरकार का। सोशलिस्ट हो गया। एक देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि वहाँ पे पूंजी निर्माण होगा। पूंजी निकल होगा वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे लोग बचत कर रहे हैं, तभी पूंजी ज़्यादा निर्माण हो रहा है वहाँ पे। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है मिश्रित। इस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। कीमत तंत्र के आधार पर, सप्लाई और डिमांड के आधार पर। पूंजीवादी में सप्लाई और डिमांड के आधार पर ही उसका प्राइस डिसाइड किया। किसके अनुसार अर्थशास्त्र? मानव कल्याण, तो मार्शल मानव कल्याण। लगान साधन कीमत निर्धारण में कौन सा घटक है? लगान हो गया भूमि के लिए, मजदूरी हो गया वेतन के लिए, ब्याज हो गया, इनमें सभी। व्यष्टि यानी कि माइक्रो लेवल पे देखिए, माइक्रो लेवल पे व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, छोटे छोटे इकाई, ये सब व्यक्तिगत पर्सनल लेवल पे माइक्रो हो गया। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमी, इनमें से सभी हो गया इनसे। अर्थशास्त्र धन का, धन को लेकर बोले एडम स्मिथ, मानव कल्याण को लेकर बोले थे मार्शल, और रॉबिन्स मानवीय व्यवहार को लेकर बोले थे। कौन सा समष्टि यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन है? व्यापार चक्र। व्यापार चक्र में क्या हुआ? किसी देश में तेजी आएगा, समान्विक आएगा, फिर उसका सीजन जाएगा। किसी बिजनेस में होता है, फिर उसका मंदी आएगा, फिर उसमें स्टॉक बढ़ेगा आदमी, फिर उसका तेजी आएगा। इसमें व्यापार चक्र जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमी का होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार माइक्रो में ही होगा, मैक्रो में होगा। कौन सा मैक्रो है? नेशनल इनकम मैक्रो है। कौन सा माइक्रो है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र? तो वस्तु के कीमत का निर्धारण, वस्तु के कीमत का निर्धारण जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में है। नेशनल इनकम, कृषि, श्रम की समस्या, कुल मांग, ये सब तो हो गया मैक्रो में हो गया। माइक्रो में आ जाएगी वस्तु की कीमत की निर्धारण। में कौन सा कथन सही है? दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत की विषय वस्तु कीमत निर्धारण है। हाँ, वस्तु कीमत निर्धारण है माइक्रो में। निम्न में कौन सा विकल्प सही है? दुर्लभता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही बात है, स्कार्सिटी है। निम्न से कौन सा चुनाव के समस्या में संबंधित नहीं है? आय का अधिक होना, अब ये नहीं चुन सकते हैं। साधनों का वैकल्पिक उपयोग, जैसे चाहे आप उसका उपयोग कर सकते हैं। असीमित आवश्यकताएं आदमी में मनुष्य कही गई हैं, सीमित साधन। स्कार्सिटी है, डेवलपमेंट में कौन नहीं आता है, तो उसमें आय का अधिक होना नहीं आता है। एडम स्मिथ के बुक का पब्लिकेशन हुआ था 1776 में। व्यष्टि यानी कि माइक्रो में हो गया, किसका उपयोगिता नहीं है? नहीं मतलब पूर्ण रोजगार, इसका नहीं है। भविष्यवाणी, आर्थिक कल्याण, आर्थिक नीतियाँ, ये सब तो है ही, रोजगार ये सब जो है पूरा समष्टि यानी कि मैक्रो लेवल पे है। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम है व्यष्टि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्री कल्याण संबंधी परिभाषा थी कल्याण, मानव कल्याण, मार्शल। अर्थशास्त्र के जनक पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो उद्यमों के स्वामित्व। किस अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस मतलब कौन उसका मेन ओनर है, उसी के आधार पर। जैसे कि गवर्नमेंट हुआ तो सार्वजनिक, और कोई पर्सनली कोई आदमी हुआ तो निजी।
ऐसी अर्थव्यवस्था क्या करते हैं जिसका देश शेष विश्व से कोई संबंध बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। किस देश के आर्थिक विकास किसी देश के किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार सब पर निर्भर करता है। यह सत्य है कि भारत को परिभाषित किया जाएगा एक श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था है। खाद्य की कमी वाले खाद्य की बिल्कुल कमी नहीं है। व्यापार अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में व्यापार अधिक नहीं है। पूंजी अधिक नहीं है। श्रम अधिक, श्रम काफ़ी ज़्यादा है। लेबर, कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा टर्शियरी जो है मतलब 54% के करीब, प्राइमरी जो है 16.28, सेकेंडरी जो है 28.34। इस 2 पॉइंट को फिर से रिवीजन कर लेते हैं अर्थशास्त्र प्रकार में। नॉर्वे का अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो, रैगनर फ्रिश जो है वो 2 भाग में बांटा, माइक्रो और मैक्रो, यानी व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि अर्थव्यवस्था एक आर्थिक इकाई का आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे कि उदाहरण में व्यक्तिगत गृहस्थ, व्यक्तिगत फर्म, पर्सनल लेवल पे हुआ। और मैक्रो में हो गया राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, निर्धनता, इन्फ्लेशन, ये सब जो आ गया वो मैक्रो लेवल पे आ गया। जैसे कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर उसका अध्ययन करता है। व्यष्टि यानी कि माइक्रो और मैक्रो जो है 2 अलग अलग शाखाएं हैं, परंतु ये एक दूसरे से संबंधित है। और दूसरा स्कार्सिटी एंड चॉइस, दुर्लभता उस स्थिति को कहते हैं जब साधनों की पूर्ति उनकी मांग से कम होती है। देखो मांग रहेगा लेकिन उतना सामान है नहीं। मनुष्य की आवश्यकता असीमित है, परंतु आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले साधन सीमित है। आवश्यकता को संतुष्ट करने वाले साधन और सीमित है जिनको दुर्लभ कहा जाएगा, इसलिए इनके चयन की समस्या उत्पन्न होती है। चयन के तात्पर्य निर्णय लेने की प्रक्रिया से है। निर्णय ये लेना पड़ता है कि सीमित साधनों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि उपभोक्ता को अधिक संतुष्टि प्राप्त हो, उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके, राष्ट्र अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त कर सके। दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है तथा चयन का मुख्य कारण दुर्लभता ही है। स्कार्सिटी एंड चॉइस। आगे हम लोग पूरा कंप्लीट है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।